वेलकम गाइस। यहाँ पे हम लोग टी वाई बी एस सी आई टी सेम सिक्स आई टी एस एम का जो अप्रैल 2019 का पेपर है उसका क्वेश्चन वन दैट इज़ यूनिट वन पे जो क्वेश्चन वन आता है उसके सारे 6 सब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये सब कुछ मैं अपने जो गूगल क्लासरूम बनाया हुआ है उसके ऊपर अपडेट कर रहा हूँ। जस्ट वन क्लेरिफिकेशन, ये जो गूगल क्लासरूम है इसके ऊपर मैं 3 सब्जेक्ट्स के अप्रैल 2019 का जो यूनिवर्सिटी पेपर है उसको सॉल्व करके वहाँ पे लेक्चर्स अपडेट करने वाला हूँ। और ये उसका गूगल क्लासरूम का कोड है। 3 सब्जेक्ट्स है सेम सिक्स के टी वाई बी एस सी आई टी सेम सिक्स के। साइबर लॉ है, एस क्यू ए एंड आई टी एस एम। साइबर लॉ मैंने यूनिट वन के क्वेश्चंस ऑलरेडी अपडेट कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पे आई टी एस एम कर रहा हूँ एंड सेकेंड जो होगा वो हम लोगों का होगा एस क्यू ए का यूनिट वन। सो वो भी मैं ट्राई करूँगा, अगर आज पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो कल अपडेट हो जाएगा वो। सो हम लोग तीनों सब्जेक्ट का जो पेपर है वो कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे मैं जो पैटर्न से और जो स्पीड से चीज़ें अपडेट कर रहा हूँ, आई बेसिकली एक्सपेक्ट सेम फ्रॉम स्टूडेंट्स एज वेल कि आप भी वो सेम स्पीड पे पढ़ाई करें। बिकॉज आई नो कि हम लोगों को यूनिवर्सिटी ने बोला है टाइम है नहीं है ये वो, देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, बट इट डजेंट मीन्स कि हम लोग भी उतना स्लो पेस पे काम करें। You have extra time, it means you can score more marks. That is main goal should be there for you all. So वही हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, दैट्स वाई वी आर वर्किंग ऑन दिस। सो वही मैं सेम यहाँ पे अपडेट करने की ट्राई कर रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें कैसे हम लोग कवर करें और हम लोग खुद को और बेटर, जहाँ पे हम लोग ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं वो देख सके। तो यहाँ पे मैं जो हम लोगों का अलग से एक पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट का लेक्चर सीरीज़ चलेगा उसके अंदर हम लोग ये सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। ऑफ कोर्स नोट्स तो वहाँ पे मिलेगा ही पीडीएफ, दैट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हम लोग जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके स्पेसिफिक माइंड मैप्स कैसे बनाते हैं वो हम लोग देखेंगे। यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन होगा और प्लस टेस्ट सीरीज़ का मतलब होता है कि यूनिट वाइज जैसे जैसे हम लोग पेपर्स कंप्लीट करेंगे, आई मीन सिलेबस कंप्लीट करेंगे, वैसे वैसे मैं आपको वहाँ पे क्वेश्चंस दूंगा। वो क्वेश्चंस आप पढ़ के लेक्चर्स सुन के आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे विद इन डिफाइंड टाइम फ्रेम, और उसके बेस के ऊपर आप ट्राई करेंगे कि आप कैसे वो चीज़ों को आंसर कर सकते हैं। और वही सेम यहाँ पे दिया हुआ है, कंबाइन 3 सब्जेक्ट्स अगर आप ऐड करते हैं तो 3400 होगा and individual subject is given here as well. So this is most basic fees anyone can offer, और ये मेरा email address है, if you have any doubt you can ping me there. So let's start ITSM का जो हम लोगों का पेपर सोल्यूशन है। as you can see यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो दिया है, explain the principles of service management। अब यहाँ पे फर्स्ट अगर आप देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विस मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विस मैनेजमेंट। मैं अलग से जो नोट्स है वो रेफ़र कर रहा हूँ यहाँ पे। और वो उसका मेन रीज़न ये है कि आपका जो यूनिवर्सिटी का पेपर सोल्यूशन है उसमें कोई बहुत सारे क्वेश्चंस अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा लेंदी दिए हुए हैं विदाउट एनी डायग्राम्स। एंड डायग्राम प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी टॉक अबाउट थियोरी सब्जेक्ट्स, और वो आप स्कोर तभी कर सकते हैं जब आप पॉइंट वाइज चीज़ों को मेंशन करें विद डायग्राम्स। सो हम लोग यहाँ पे कुछ जो पीडीएफ के अंदर जो डायग्राम्स दिए वो तो ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बट उसके साथ में जब हम लोग अलग से अपना कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे उसके अंदर हम लोग और सर्टन डायग्राम्स देखेंगे जिसको हम लोग बहुत सिंपल वे में याद रख सके, एंड दैट बेसिकली हेल्प्स यू टू स्कोर बेटर मार्क्स कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोगों का जो क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ सर्विस मैनेजमेंट, ये हम लोगों का टॉपिक है, क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ। तो वो क्या बता रहा है कि हम लोग के 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो जो हम लोग के पास फर्स्ट, तो हम लोग के पास 2 लोग हैं, एक कस्टमर है और एक सर्विस प्रोवाइडर है। अब जब तक कस्टमर्स नहीं रहेंगे सर्विस प्रोवाइडर का काम ही नहीं है। एंड एज वी नो मार्केट में कंपटीशन जब बढ़ता है तो हम लोग के पास सर्टन सर्विस प्रोवाइडर्स रहते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो कि हम लोग के पास जियो है, एयरटेल है, ये सारे लोग हैं। अब वो अपना कोई तो एक स्पेशलाइज्ड सर्विस पे काम कर रहा है।
उनका स्पेशलाइज सर्विस जो है वो क्या है कि वो आपको टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, 4G सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, बट इट डजेंट मीन्स कि वो आपको अमेजोन प्राइम टाइप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर नेटफ्लिक्स टाइप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देखिए कि ये जो जियो एंड एयरटेल है या वोडाफोन है, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली अपने कस्टमर्स को दूसरे जो सर्विस प्रोवाइडर्स रहते हैं उनके साथ टाई अप कराते हैं। एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल कि मैंने सपोज एक एयरटेल का मैंने 500 या 600 वाला एक पोस्ट पेड प्लान लिया है, बिलिंग प्लान है मेरा, मंथली बिल साइकिल जनरेट होता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि ये जो एयरटेल है उसने टाई अप किया हुआ है अमेजोन प्राइम के साथ में। तो जैसे ही मैं ये प्लान लूँगा 1 साल के लिए मुझे प्राइम सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। तो क्या हो गया, कस्टमर के पास अपना एक बिजनेस मैनेज करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज थे, जो रिसोर्सेज अभी यूज़ हो रहे हैं, जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हम लोगों को प्रोवाइड हो रहे हैं। और ये रिसोर्सेज प्रोवाइड कहाँ से हो रहा है, आपके पास जो सर्विस प्रोवाइडर है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और थोड़े बहुत रिसोर्सेज जो है वो कस्टमर के पास थे। अब कस्टमर के पास रिसोर्स क्या है, कस्टमर के पास बेसिकली इंटरनेट कनेक्शन है, 4G इंटरनेट कनेक्शन है, उसके पास और कोई अपने बिजनेस मॉडल्स हो सकते हैं। तो सपोज़ कि अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, मैंने अमेज़ॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन लिया, अब मैं वो प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ऊपर ही सेल कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सर्विस मैनेजमेंट में हम लोग क्या बता रहे हैं कि कस्टमर है, उसका एक बिजनेस है, वो बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए उसको कुछ रिसोर्स यूटिलाइज करने रहते हैं, और ये रिसोर्सेज जो यूटिलाइज करने रहते हैं वो रिसोर्सेज को एक स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइडर जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके लिए यहाँ पे आप देखिए सेंटर में आपको दिया हुआ है स्पेशलाइजेशन, मतलब एक सर्विस प्रोवाइडर सारे सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। वहाँ पे क्या होगा, वी हैव ग्रुप ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स जो थोड़े थोड़े चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। नाउ एज यू नो कि रिलायंस जो है वो एक बहुत बड़ा कंपनी है, वो भी फेसबुक बना सकता है, लेकिन वो नहीं बना रहा है बिकॉज फेसबुक जिसने बनाया उसके पास एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का स्पेशलाइजेशन है। तो रिलायंस क्या करेगा, रिलायंस उसके साथ टाई अप कर रहा है, जिससे वो उसके स्पेशलाइज रिसोर्सेज यूज़ करके अपने कस्टमर को और बेटर वे में सर्विस प्रोवाइड कर सके। मैं आपको ये लेटेस्ट जो न्यूज़ का न्यूज़ में आया हुआ है वो एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने सुना रहेगा कि फेसबुक का जो व्हाट्सएप सर्विस है वो यूज़ करके रिलायंस जियो जो है वो ग्रोसरी स्टोर्स और बाकी बहुत सारे छोटे छोटे सर्विसेज डोर टू डोर प्रोवाइड करने वाले हैं। ये उनका बिजनेस प्लान है, और रिसेंटली इसी के लिए फेसबुक ने एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया है, स्टेक खरीदा है उन्होंने। तो यहाँ पे हम लोग ये स्पेसिफिक पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं। सो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। सो कस्टमर है, उसके पास बिजनेस मैनेज करना है उसको अपना। अब उसको बिजनेस अगर अपना मैनेज करना है, फॉर एग्जांपल हम लोगों को अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग स्टेट्स में यहाँ वहाँ बेचना है, तो अब मेरे पास वो प्रोडक्ट बेचने के लिए मेरे पास प्रोडक्ट्स है, लेकिन हर एक स्टेट में हर एक प्लेसेस के ऊपर मेरे पास शॉप्स नहीं है, ना ही मेरे पास इतना कैपिटल है। तो मैं क्या करूँगा, अमेज़ॉन के साथ टाई अप करूँगा। अमेज़ॉन ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, वो प्लेटफॉर्म यूज़ करके मैं अपना मेरा बिजनेस मैनेज करूँगा, मेरे रिसोर्सेज यूटिलाइज़ करूँगा, अमेज़ॉन के थोड़े रिसोर्स यूटिलाइज़ करूँगा, और मेरा बिजनेस काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा। आई होप दिस इज़ वेरी मच सिंपल। वी कैन टेक आर एग्जाम्पल एज वेल। अब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्लासेस लेना है, अब मैं फिज़िकली कोई क्लासेस ओपन नहीं कर सकता फ़िलहाल के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टूडेंट्स को कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ गूगल क्लासरूम्स। सो यहाँ पे क्या हो गया, वी हैव गूगल क्लासरूम अ सर्विस प्रोवाइडेड टू अस, जिसको यूज़ करके वी कैन कनेक्ट, और टीचर कैन कनेक्ट विद स्टूडेंट्स, और प्रोफेसर कैन कनेक्ट विद डिफरेंट प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स। सो आई होप दिस इज सिंपल। तो यही सेम एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया है कि वी हैव डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, और एज पर द कस्टमर्स बिजनेस मैनेजमेंट, वो कस्टमर अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए सिर्फ एक कोई कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, वो मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स की हेल्प लेगा, और वही यहाँ पे आपको दिया। तो यहाँ पे क्या है, जब अगर हम लोग अवेलेबल रिसोर्सेज की बात करते हैं, कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं, तो कस्टमर्स जो है वो सर्विस जो है वो सर्विस को कौन से बेसिस पे एक्सेप्ट करेगा, जब उसका क्वालिटी बेस्ट हो, कम कॉस्ट या एक मिनिमम कॉस्ट पे उसको कंपेटिटिव कॉस्ट पे मिले, और रिस्क जो है वो वहाँ पे मेंटेन्ड हो। सो जो स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स है वो ही क्वालिटी कॉस्ट वाइज आपको एक बेस्ट चीज़ प्रोवाइड कर सकता है। उसके आगे नेक्स्ट अगर आप देखेंगे
कि जब अगर कस्टमर को ये सारे सर्विसेज इजीली प्रोवाइड हो रहे हैं तो कस्टमर्स अपने जो मेन बिजनेस आइडियाज़ है, मेन उसके जो बिजनेस के एस्पेक्ट्स है उसी के ऊपर फोकस कर सकता है, जिससे वो मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ टफ कंपटीशन दे सके. Specialization in ownership and control of resources and coordination of dependencies between different pool of resources. So I hope this is very much clear to everyone. और उसके आगे नेक्स्ट जो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सर्विस मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स द डिपेंडेंसी बिटवीन टू साइड्स थ्रू अश्योरेंस एंड यूटिलाइजेशन. मतलब अगर मेरे पास स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइडर है तो दैट सर्विस प्रोवाइडर कैन अश्योर मी कि हाँ हम लोग ये गारंटी ऐसा सर्विस दे रहे हैं, सालों से दे रहे हैं, हम लोग इतने सारे लोगों को दे रहे हैं, सो वन कैन ट्रस्ट ऑन अस. आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर. देन ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. आपको यहाँ पे जो पेपर सोल्यूशन दिया है वो बहुत बेकार है. आई मीन बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें दिए हुए हैं विच इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड फ्रॉम द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू. सो वो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहा बिकॉज वो डायरेक्टली टॉपिक ही दूसरा लग रहा है. वो क्वेश्चन के आंसर में वो पॉइंट्स आएंगे ही नहीं. ओके, नेक्स्ट जो हम लोग को दिया है, डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस एंड सर्विस यूनिट्स. सो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे बिजनेस एंड सर्विस यूनिट्स, ध्यान से अगर हम लोग पढ़ते हैं बिजनेस एंड सर्विस यूनिट्स क्या होता है. सो यहाँ पे देखिए बिजनेस यूनिट्स मतलब सिंपली अ कलेक्शन ऑफ असेट्स मीट टू क्रिएट अ वैल्यू फॉर कस्टमर. मतलब मेरे पास बहुत सारे असेट्स है. अब वो असेट्स कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, एक कैम रिकॉर्डर हो सकता है, एक बड़ा सा कोई हैंडी कैम या और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं. बराबर है. सो यहाँ पे क्या बोला है, बिजनेस यूनिट जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें साथ में आएंगे. फॉर एग्जाम्पल गूगल है तो गूगल के पास बहुत सारे असेट्स है जो हम लोगों के लाइफ में एक वैल्यू क्रिएट करता है इन फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज. गूगल जो है वो सिर्फ आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, गुड्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है. लेकिन अगर हम लोग अमेजोन की बात करेंगे तो अमेजोन आपको गुड्स एंड सर्विस दोनों प्रोवाइड कर रहा है और प्लस आपको चांस भी दे रहा है कि आप भी अपने गुड्स या सर्विसेज को वहाँ पे एडवर्टाइज कर सके. सो यहाँ पे देखिए बिजनेस यूनिट्स जो है कंप्लीट यूनिट होता है. जैसे अमेजोन का, अमेजोन स्टार्टेड इट्स सर्विस जस्ट बाई सेलिंग बुक्स ऑनलाइन, बट धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, बुक्स के साथ में दे स्टार्टेड सेलिंग अदर प्रोडक्ट्स एज वेल. फिर धीरे धीरे वो बिजनेस और बढ़ता है. उन्होंने अब यूएस में अपने खुद के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके भी अमेजोन पे बेचना चालू किया है. इंडिया में वो अलाउड नहीं है. और उसके साथ में आप देखो अमेजोन प्राइम सर्विस, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि अलग अलग मूवीज़ वीडियोज़ आपको मिलता है जो पहले के बिजनेस मॉडल में था ही नहीं. सो यहाँ पे क्या बोला है, कलेक्शन ऑफ असेट्स जिसके थ्रू वी कैन क्रिएट अ वैल्यू फॉर कस्टमर इन फॉर्म ऑफ या तो गुड्स रहेंगे वो बहुत अच्छे या फिर सर्विसेज रहेंगे. कस्टमर पे वैल्यू जो उसको रिसीव हो रहा है उसके अगेंस्ट, और जिसके साथ एक एडिक्वेट रिटर्न्स मिलेंगे एसेट्स जो भी हम लोग हैंडल कर रहे हैं उसके लिए. और सर्विस यूनिट बहुत सिंपल रहेगा. सर्विस यूनिट जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस यूनिट. सो दोनों इंटर कोरिलेट होते हैं. लेकिन सर्विस यूनिट में हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं कि जैसे मुझे अमेजोन अगर यूज़ करना है तो मेरे पास एक सर्विस होना चाहिए दैट इज़ स्पेशलाइज सर्विस. और वो सर्विस कौन सा है, 4G सर्विस. सो बिजनेस यूनिट, अमेजोन का एक बिजनेस यूनिट बहुत बड़ा है लेकिन उसके साथ में एक सर्विस कंपलसरी है और वो सर्विस है 4G सर्विस. तो जब तक 4G सर्विस नहीं होगा बिजनेस यूनिट काम नहीं करेगा. लेकिन सिर्फ अगर सर्विस ही होगा तो बिजनेस यूनिट अगर नहीं होगा फिर भी वो सर्विस का मतलब नहीं है. सो सर्विस डिफाइन रिलेशन बिटवीन बिजनेस यूनिट एंड सर्विस यूनिट. दोनों साथ में को रिलेट करते हैं, दोनों अकेले काम नहीं कर पाएंगे. देर आर मैनी पॉसिबल रिलेशन बिटवीन बिजनेस एंड सर्विस यूनिट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर. और यहाँ पे ये उसका डायग्राम है. वी हैव एंटरप्राइज, बराबर है. एक एंटरप्राइज कोई तो है, यहाँ पे ये दूसरा एंटरप्राइज है, यहाँ पे ये तीसरा एंटरप्राइज है. अब ये तीनों एंटरप्राइज के पास अपने अपने खुद के बिजनेस यूनिट्स है. बराबर है. एक के पास अपना कोई सर्विस यूनिट है, इसके पास अपना बिजनेस यूनिट है, इसके पास भी अपना एक बिजनेस यूनिट एक सर्विस यूनिट है. तो अब ये तीन अलग अलग एंटरप्राइजेस कोई ना कोई एक बिजनेस और एक सर्विस में स्पेशलाइज है. वो क्या करेंगे, कमर्शियली अपने कुछ सर्विस इसको वो ऑफर करेंगे, ये अपने सर्विस किसी दूसरे को ऑफर करेगा और उसके थ्रू क्या होगा, सबके बिजनेस प्रॉपर वे में चलेंगे. So I hope this is very much clear to everyone. This is our second question. Difference between business and service unit. Again, as you can see, यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया हुआ है, पॉइंट में भी नहीं दिया है, हम लोग वो पॉइंट वाइज डिस्कस कर रहे हैं. ओके,
नेक्स्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो है ऑपरेशनल रिस्क। अब ऑपरेशनल रिस्क की अगर हम लोग बात करें, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। आई मीन 5 मार्क के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर पाए, उतना मटेरियल हम लोगों के पास नहीं है। सो हम लोग यहाँ पे ऑपरेशनल रिस्क में जो टॉप पॉइंट दिए हैं वो देखेंगे, और उसके साथ में हम लोग एग्जाम्पल ऐड करेंगे और एक डायग्राम ऐड करेंगे। सो डायग्राम जो है वो तो हम लोग जब कंप्लीट ये लेक्चर पढ़ेंगे वो टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम लोग समझ लेते हैं। देखिए रिस्क मतलब क्या होगा कि हम लोग अगर कोई एक बिजनेस या सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग अगर वो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का, वो बिजनेस यूनिट का या सर्विस यूनिट का जो ऑब्जेक्टिव वो अगर हम लोग अचीव करने की ट्राई कर रहे हैं तो हम लोग को कितना लॉस या हार्म हो सकता है, जो हम लोग के बिजनेस ऑब्जेक्टिव को कितना अफेक्ट कर सकता है, ये रिस्क होता है। लेकिन वहाँ पे ये एक रिस्क नहीं होता है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, बराबर है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। डायरेक्टली मैं यहाँ पे आता हूँ, पूरा नहीं अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ टू द पॉइंट। वन इज डिज़ाइन रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड मार्केट रिस्क। देखिए 3 है यहाँ पे, और ये तीनों कंबाइन 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ ऑपरेशनल रिस्क एक ही पूछा है एग्जाम में, जो एक प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ पैटर्न होता है ना, तो वो टाइम पे हम लोग के पास जो डायग्राम्स होते हैं, और ड्यूरिंग कंप्लीट सिलेबस कवरेज मैं आपको जो अलग अलग एग्जाम्पल्स दूंगा, जैसे अभी मैंने आपको दिए, वो एग्जाम्पल बेसिकली आपको हेल्प करते हैं एक 5 मार्क का क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए। बिकॉज बहुत बार हम लोग के पास उतना मटेरियल नहीं होता है, एंड सडनली ITSM में ऐसे क्वेश्चंस वो ट्विस्ट करके डालता है। सो लेट्स टॉक अबाउट रिस्क। रिस्क क्या होता है? कोई भी हार्म या लॉस आपके बिजनेस को हो सकता है बिकॉज ऑफ फॉलोइंग एनी, लाइक वी हैव जियो। सो अगर जियो ने जो जो अपने टाइप्स वो बढ़ा रहा है अलग अलग US कंपनीज के साथ में, तो ये उसका बिजनेस मॉडल जितना ग्रो कर रहा है उसके सामने एयरटेल एंड वोडाफोन को क्या रिस्क है, कितने लॉस हो रहे हैं, ये हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी, फर्स्ट हम लोग के पास क्या है, डिज़ाइन रिस्क है। यहाँ पे हम लोग क्या बताएंगे, डिटरमाइन पोटेंशियल रिस्क इन डिज़ाइन प्रोसेस आइदर इन कंसेप्ट डिज़ाइन और डिटेल डिज़ाइन। मतलब हम लोगों ने एक जो बिजनेस मॉडल डिफाइन किया है, जो कंसेप्ट डिफाइन किया है, बराबर है, वो इनएफिशिएंट है, अनस्टेबल है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मैच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक IT का एग्जांपल क्या दिया है, अ सिक्योरिटी डिज़ाइन फॉर अ वेबसाइट। तो एक सिक्योरिटी डिज़ाइन हम लोगों ने बनाया है, वो सिक्योरिटी डिज़ाइन के बेस के ऊपर अभी हम लोग वेबसाइट के ऊपर वो सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे। तो उसके पहले हम लोग एक बार वेरीफाई करेंगे ना कि वो जो भी डिज़ाइंस है वो अप टू द मार्क है या नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड जो है वो है ऑपरेशनल रिस्क। मतलब आपका डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन होने के बाद में हम लोग एक्चुअल में ट्राई करेंगे, बराबर है, कि आपने जो डिज़ाइन के बेस के ऊपर जो इम्प्लीमेंट किए हैं सिक्योरिटी फीचर्स, वो ऑर्गेनाइजेशन के जो एस्पेक्ट्स है, उसके जो मेन गोल्स है, उसको अचीव कर पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, दिस रिस्क आर ऑफन एसोसिएटेड विद एक्टिव डिसीजन रिलेटेड टू हाउ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस एंड उनके प्रायोरिटीज़ क्या है। फॉर एग्जांपल बैंक्स के अलग प्रायोरिटीज़ हो सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट के अलग प्रायोरिटीज़ हो सकते हैं, कोई कस्टमर सर्विस चलाने वाला वेबसाइट है उसके अलग प्रायोरिटीज़ हो सकते हैं, अमेजॉन है उसके अलग प्रायोरिटीज़ है, और उसके प्लेटफॉर्म के बेस के ऊपर उनके प्रायोरिटीज़ जो है वो चेंज होते हैं। कहीं पे उनके प्रायोरिटीज़ क्या है, स्मूथ म्यूज़िक चलना चाहिए अमेजॉन म्यूज़िक, कहीं पे उनके प्रायोरिटीज़ क्या है कि कंप्लीट जो वीडियोस वो प्ले कर रहे हैं वो प्रॉपर चलना चाहिए, कहीं पे उनके प्रायोरिटीज़ क्या है कि अगर कस्टमर को एक प्रोडक्ट अगर सर्च कर रहा है तो वो सेम प्रोडक्ट उनको रियल टाइम में लिस्ट होना चाहिए। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई एक प्रोडक्ट का प्राइस जो सेलर है, जो मर्चेंट है, उसने वो प्राइस अगर डॉलर में एंटर किया है, रिमेंबर लिसन केयरफुली, अगर अमेजोन पे कोई एक मर्चेंट ने, प्रोडक्ट सेलर ने अपना एक प्राइस अगर डॉलर में एंटर किया है और उसको अगर मैं इंडिया में परचेस करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो वो टाइम पे वो मुझे वो डॉलर में जो प्राइस है उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करके बताएगा बेस्ड ऑन करंट डॉलर का प्राइस क्या है। ये प्रायोरिटीज़ है। दिस आर द ऑपरेशनल रिस्क। अब ऑपरेशनल रिस्क यहाँ पे क्या आ गया, सपोज कोई एक प्रोडक्ट जो था वो $200 का था। अब यहाँ पे मुझे जब वो दिखा तो वो डॉलर टू रुपीज़ कन्वर्ट नहीं हुआ,
वहाँ पे सिर्फ डॉलर का साइन चेंज होकर रुपीज़ का आ गया, मतलब $200 का प्रोडक्ट मुझे 200 रुपये में मिल गया, बैंड बच जाएगा। अमेज़ॉन के साथ रियल में ऐसा हुआ है। अमेज़ॉन सेल जो था अभी लास्ट 6-7 मंथ्स के पहले अमेज़ॉन पे जो एक सेल लगा था, उसमें रियल में ऐसा हुआ था कि जो प्रोडक्ट थे उसके ऊपर जो प्राइस डाले थे और जो डिस्काउंट दिए थे, तो उसमें गलती से ऐसा हो गया कि डॉलर में जो प्राइस डाले थे उसमें प्राइस मिसमैच हो गए और 1.5 लाख का प्रोडक्ट किसी को 7 to 10,000 में मिल गया। सो दैट इज़ वेरी बैड। तो यहाँ पे हम लोग वो देख सकते हैं, कंप्यूटर हैकिंग हो सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल फ्रॉड्स हो सकते हैं, कोई टेक्निकल फेलियर्स हो सकते हैं, जो मैंने एग्जांपल आपको दिया। मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क में हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉसिबल लॉसेस ड्यू टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फॉर एग्जांपल सिस्टमेटिक रिस्क क्या हो सकता है, करेंसी रिस्क हो सकता है। करेंसी रिस्क मतलब मैंने कोई एक प्रोडक्ट जो है जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एक प्रोडक्ट मैं डॉलर में सेल कर रहा हूँ और जब मैं उसको अगर रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है। अगर रुपीज़ का डॉलर का प्राइस अगर सडनली नीचे आ गया तो मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। सो वही यहाँ पे आपको दिया हुआ है मार्केट रिस्क। वो सेम टाइम पे अगर कोई दूसरा सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट अगर मार्केट में ला रहा है तो हम लोग के जो कस्टमर्स है वो सेम वही कॉम्पिटिटिव प्राइस में आपके पास से वो प्रोडक्ट डिमांड करेंगे, है ना, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो दिस इज़ द पॉइंट, आई होप दिस इज़ क्लियर। सो हम लोगों का पॉइंट सिर्फ ऑपरेशनल रिस्क था, उसका तो डिटेल दिया मैंने। बाकी के जो टाइप्स ऑफ रिस्क है वो हम लोग जब कंप्लीट कोर्स करेंगे तब और डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग के पास पॉइंट है वो है क्लोज्ड लूप। अब क्लोज्ड लूप जो है वो होता क्या है वो समझते हैं हम लोग। सो सॉरी, हियर वी है प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स। सिस्टम, एक सिस्टम कभी बनता है जब बहुत सारे कंपोनेंट एलिमेंट हम लोगों ने कंबाइन एक प्रोग्राम करके बनाया है, जिसके अंदर सपोज मैं बोल रहा हूँ कि एक वेबसाइट है जिसके अंदर हम लोग चैटिंग के फीचर है, देन फ़ोटो अपलोड, वीडियो अपलोड के, लाइव जाने के फीचर्स है, देन उसके बाद हम लोग अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, ये वाला फीचर है उसके ऊपर। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हम लोगों ने कंबाइन किए तब जाके उसको एक सिस्टम बोलेंगे हम लोग। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। लाइक सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर इज़ डेवलप्ड ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स। जैसे हम लोग एक अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसको हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट्स में या मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं ना। एक बड़े प्रोजेक्ट को एक साथ नहीं बना पाते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में बनाते हैं, छोटे छोटे पार्ट में बनाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट या पार्ट है जिसका अपना इंडिविजुअल कुछ ना कुछ काम होगा, जिसको लास्ट में हम लोग कंबाइन करते हैं, और वो जो कंबाइन करते हैं आप ना, वो आपका एक सॉफ्टवेयर या सिस्टम बनता है। तो यहाँ पे हम लोग वही बता रहे हैं। सो वो जो सिस्टम बनता है वहाँ पे आपको क्या बोला है, ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल प्रोसेस फॉलो होते हैं। लाइक ओपन लूप में क्या बोला है, कंट्रोल प्रोसेस इन विच वैल्यू ऑफ आउटकम हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोसेस इनपुट आर ओपन लूप। कंट्रोल प्रोसेस इन विच वैल्यू ऑफ आउटकम, वैल्यू ऑफ आउटकम मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है उसका इनपुट से, प्रोसेस इनपुट जो आपने दिया है उसको कहीं पे भी वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एटीएम से 5,000 निकालूँ, 10,000 निकालूँ, 25,000 निकालूँ, एक बार निकालूँ या 10 बार निकालूँ, उससे एटीएम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किसको पड़ेगा, मेरे बैंक अकाउंट को, बराबर है, ये होगा। सो कंट्रोल प्रोसेस इन विच वैल्यू ऑफ आउटकम हैज़ इन्फ्लुएंस, बराबर है, कंट्रोल प्रोसेस जहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ आउटकम हैज़ इन्फ्लुएंस विथ और विदाउट सम डिले ऑन द प्रोसेस इनपुट इन सच अ मैनर एज टू मेंटेन अ डिजायर्ड वैल्यू आर क्लोज्ड लूप। मतलब अगर इनपुट से अगर वो इन्फ्लुएंस हो रहा है तो वो क्लोज लूप होगा। अगर मैं क्या प्रोसेस कर रहा हूँ डेटा, उससे वो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ओपन लूप होगा। सो कंट्रोलिंग एक्शन बेस्ड सिंपली ऑन इनपुट्स, चेंज इन इनपुट्स रिजल्ट्स इन चेंज इन एक्शन। तो एटीएम है, एटीएम को फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ, मैं मेरे पास मेरा कार्ड है दूसरे का कार्ड है। अगर मैंने कार्ड स्वाइप किया, पिन करेक्ट अगर एंटर किया, तो वो क्या करेगा, 5,000, 10,000, 15, 20,000 जितना भी मेरा लिमिट है वो उतना मुझे विड्रॉ करने के लिए अलाउ करेगा। तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है बेसिकली कि मैं वहाँ पे सिंपली क्या इनपुट डाल के कितना डेटा प्रोसेस कर रहा हूँ, कितना पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ एक साथ। सो ओपन लूप सोल्यूशन अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय गुड साइन टू मेक श्योर इट डज नॉट अकर इन अ फर्स्ट प्लेस।
देन क्लोज लूप में क्या होगा, क्लोज लूप हाउएवर आर बेस्ड ऑन कंपेंसेटिंग फीडबैक। मतलब आपको क्या बोला है क्लोज लूप में, देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न अकाउंट बैलेंस। सो क्या होगा, मेरा अकाउंट बैलेंस, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि सपोज मेरे पास एक्सिस, कोटक बैंक, आईसीआई बैंक, कोई तो एक बैंक में अकाउंट है, तो अब यहाँ पे मैंने सपोज 50,000 रखे हैं मेरे अकाउंट में, तो वो जो 50,000 रखे हैं ना, उसके बेस के ऊपर पता चलेगा कि मुझे एक महीने में, एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। एटीएम में फ़र्क नहीं पड़ रहा था, एटीएम को फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है। मैं जब विड्रॉ करने की ट्राई करूँगा, वो मेरा अकाउंट बैलेंस चेक करेगा, अगर अकाउंट बैलेंस है तो मुझे विड्रॉ करने दे रहा है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, वहाँ पे कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हो रहा है। मैंने अभी पैसा डाला, बाद में डाला, 1 साल 10 साल कोई फ़र्क नहीं है, मैं इनपुट दूंगा, आउटपुट देगा मुझे, कहीं पे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो रहा है क्लोज लूप में। कैसे क्लोज लूप में इन्फ्लुएंस हो रहा है कि अगर मेरा अकाउंट बैलेंस अगर कंटिन्यूसली 1 साल तक 50,000 है, तो या 1 महीने तक 50,000 है, तो वो 50,000 के ऊपर सर्टन इंटरेस्ट रेट जो है, सेविंग इंटरेस्ट रेट जिसको बोलते हैं, वो कंपनी मुझे बैंक मुझे देगा। ये इनपुट जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपका आउटपुट। आउटपुट क्या है, इंटरेस्ट कितना आपको मिलेगा उस पर। और इसी के लिए बहुत सारे लोग जो है वो अपने अकाउंट में पैसा रखते हैं ना। सो टाइम फैक्टर एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पे, जो ओपन लूप में मैटर नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे आउटपुट आपका इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। मैंने 1 साल 10 साल कितने साल अपने अकाउंट में पैसे रखे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं एटीएम से 5,000 निकाल रहा हूँ तो विथ इंटरेस्ट एटीएम मुझे 6,000 7,000 देगा। इट डजंट हैपन्स, राइट। लेकिन बैंक में अगर मैंने सेविंग अकाउंट में अगर 5 लाख रखे हैं अगर 1 साल के लिए, तो बैंक का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बेस्ड ऑन माई इनपुट वो मुझे मेरे जो इंटरेस्ट अर्न किया वो मुझे दे। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये टाइप ऑफ फीडबैक चलता है, और वही आपको यहाँ पे और एक एग्जाम्पल के थ्रू भी दिया हुआ है। सो आई होप आपको ये समझ में आया, और वो सेम डायग्राम यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस इज़ आर क्वेश्चन नंबर 4 है क्लोज लूप वाला। सो यहाँ पे आपको बहुत छोटा सा दिया है, मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया। देन नेक्स्ट क्या है हम लोग के पास, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हाई परफॉर्मेंस सर्विस प्रोवाइडर। अब सर्विस प्रोवाइडर्स जो है, सो एज यू कैन सी वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। नाम पे से पता चल रहा है सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस मतलब अगर मैं यहाँ पे गूगल क्लासरूम यूज़ कर रहा हूँ तो एक सर्विस यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं कोई दूसरा सर्विस यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, मतलब मैं 4G सर्विस यूज़ कर रहा हूँ अपलोड करने के लिए। सो वी ऑल आर यूजिंग डिफरेंट सर्विसेज। सो हम लोगों को ये सर्विस प्रोवाइडर्स रहते हैं। अब देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। अब एग्ज़ाम में जो आपको क्वेश्चन दिया है ना वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जब तक हम लोग ये पार्ट नहीं समझेंगे तब तक वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। टाइप 1 इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर है। टाइप 2 जो हम लोग सर्विस प्रोवाइडर है वो है शेयर्ड सर्विस होते हैं, और एक होते हैं एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर। अब जो इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर है ना, ये इनका बजट बहुत कम है। तो यहाँ पे क्या है ना कि अगर मैंने सपोज़ जैसे आप देख लो आचार पापड़ का बिजनेस होता है, तो वहाँ पे कोटिंग, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, मतलब पापड़ बनाने वाले ये वो सब साथ में ही रहते हैं, मार्केटिंग वाले सब साथ में ही काम कर रहे हैं। दे डोंट हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एक बहुत छोटा सा बिजनेस है। तो उनका मेन एम क्या रहता है कि अगर मैंने 50,000 अगर बिजनेस में डाले हैं तो मुझे वो यहाँ पे देखो टेंड टू ऑपरेट ऑन कॉस्ट रिकवरी बेसिस विद इंटरनल फंडिंग। कॉस्ट रिकवरी मतलब अगर मैंने 50,000 अगर एक छोटे से बिजनेस में डाला है तो मेरा एम ऐसा नहीं रहेगा कि वो 50,000 का 5 करोड़ मिलेगा मुझे, नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। हम लोगों का मेन एम क्या रहेगा कि वो 50,000 जो है उसके रिटर्न में एटलीस्ट मुझे 60 to 75,000 मिले। तो कॉस्ट रिकवर होना चाहिए और उसके ऊपर थोड़ा प्रॉफिट मिल जाए, बहुत है। तो इसके लिए हम लोग उसको इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, जहाँ पे मोस्ट ऑफ काम वो इंटरनली कर रहे हैं। उनका ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, एडमिन, कस्टमर केयर सब साथ में एक ही अंदर ही काम कर रहे हैं, अलग से कोई डिपार्टमेंट्स नहीं बने। टाइप 2 सर्विस प्रोवाइडर में क्या है, शेयर्ड है। शेयर्ड का मतलब क्या है, एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, उनके अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। देन कस्टमर केयर डिपार्टमेंट एक अलग काम कर रहा है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट एक अलग काम कर रहा है, आईटी डिपार्टमेंट एक अलग काम कर रहा है। तो यहाँ पे सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज शेयर किए हुए, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे
हर एक डिपार्टमेंट को सिर्फ अपना डिपार्टमेंट स्पेसिफिक जो काम है ना उतना ही देखना है, उसको दूसरे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है उससे लेना देना नहीं है। दूसरे डिपार्टमेंट में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है उससे उनका लेना देना नहीं है। वो डिपार्टमेंट में जितना इन्वेस्ट किया था उसका कॉस्ट रिकवरी हुआ है या नहीं उससे लेना देना नहीं है। ये टाइप 2 टाइप के सर्विस प्रोवाइडर्स रहता है। एंड टाइप 3 जो होता है, यहाँ पे टाइप 3 में अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग का एक बहुत बड़ा बिजनेस है और वो बिजनेस या छोटा सा बिजनेस है सपोज, लेकिन वो बिजनेस में भी हम लोग हर एक काम खुद से नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने क्या किया है अपना बिजनेस में हम लोग टू द पॉइंट हम लोग अपने बिजनेस पे ही ज़्यादा ध्यान दे सके, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है अलग अलग कंपनी के साथ टाई अप किया है जो स्पेशलाइज्ड है अपने अपने काम में। याद है अभी हम लोगों ने समझा था स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग के पास बिजनेस कंपोनेंट है और स्पेशलाइजेशन है। जैसे अल्फा कंपनी है जो सर्विस कैटलॉग में कोई एक कस्टमर केयर में स्पेशलाइज है, फाइनेंस में कोई दूसरा कंपनी स्पेशलाइज है, गामा कंपनी है जो और कोई काम में स्पेशलाइज है। तो हम लोगों ने अलग अलग स्पेशलाइज कंपनीज के साथ में उनके स्पेशलाइज सर्विस ऑप्ट करके हम लोग अपने कस्टमर्स को बेस्ट रिसोर्स बेस्ट एक एक्सपीरियंस देने का ट्राई कर रहे हैं जिससे हम लोग अपने बिजनेस गोल पे ज़्यादा फोकस कर सके। आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके, सो ये इतना है। अब हाई परफॉर्मेंस सर्विस प्रोवाइडर क्या बोले, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस सर्विस प्रोवाइडर्स क्या है। सबसे पहले मार्केटिंग पे फोकस होना चाहिए और उसके लिए देखो यहाँ पे आपको वापस दिया है टाइप 1 एंड टाइप 2 सर्विस प्रोवाइडर। हाई परफॉर्मेंस सर्विस प्रोवाइडर इवन टाइप 1 एंड टाइप 2 आर रिमार्केबल क्लैरिटी व्हेन इट कम्स टू सेटिंग दिस स्ट्रेटेजी डायरेक्शन। मतलब आप अगर डायरेक्ट पढ़ेंगे ना ये समझ में नहीं आएगा। आई होप अभी आपको समझ में आया। तो हम लोग जब सर्विस हाई परफॉर्मेंस सर्विस प्रोवाइडर की बात करते हैं ना, मतलब ये तीनों का कंबाइन जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना वो आपके 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस सर्विस प्रोवाइडर कौन से रहेंगे आपके। एक तो 3 टाइप के सर्विस प्रोवाइडर्स रहते हैं और ये तीनों क्या क्या चीज़ों पे फोकस करते हैं। एक मार्केट फोकस रहेगा, पोजीशन क्या है आपका, और उसके बेस के ऊपर आपको अपने कॉम्पिटिटर के सामने कैसे सर्विस प्रोवाइड करना है, कौन से लेवल पे सर्विस प्रोवाइड करना है, आपके जो कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहा है तो आपको उस अपने बिजनेस मॉडल में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटी आपके क्या है जो आपके कॉम्पिटिटर से बेटर है थोड़े। ओके, एंड लास्ट जो है वो है परफॉर्मेंस एनाटॉमी। मतलब एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो सर्विस एज आर स्ट्रेटेजिक, वर्कफोर्स आपका कैसे काम कर रहा है। परफॉर्मेंस मेजर अगर हम लोग देखेंगे तो बाकी कंपनीज़ के कंपैरिजन में आपका परफॉर्मेंस, आपके कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है। अगर बहुत सारे लोग जैसे आप रिलायंस टेलीकॉम कंपनीज़ का देखो, जियो है एंड एयरटेल है, तो कितने कस्टमर्स हैं जिन्होंने एयरटेल में पोर्ट किया था और बाद में जियो का सर्विस उनको अच्छा लगा तो उन्होंने एयरटेल से पोर्ट आउट करके जियो में ले लिया, या वोडाफोन से पोर्ट आउट करके एयरटेल में चले गए, या वाइस वर्सा कोई एक सिचुएशन। तो उसके बेस के ऊपर हम लोग का परफॉर्मेंस ऑटोनॉमी बनता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये अभी मैं डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ बिकॉज ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं। बाकी हम लोग जब डिटेल में पूरा सिलेबस पढ़ेंगे ना तब हर एक टॉपिक के ऊपर हम लोग और डिस्कशन करेंगे, बट फिलहाल के लिए यही है, इतना ही। ओके, नेक्स्ट जो है वो है कि शॉर्ट नोट ऑन ITSM। सबसे सिंपल क्वेश्चन, गलती से भी अगर ये क्वेश्चन आता है आपको छोड़ना नहीं। ITSM IT सर्विस को कैसे मैनेज करना है, तो IT में क्या क्या प्रोसेस रहेंगे हम लोग। आप सिंपली अगर एक सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल भी याद करेंगे ना तो भी हो जाएगा। डिज़ाइन करो, डिलीवर करो, मैनेज करो, इम्प्रूव करो। एक आपने जो एक लाइफ साइकिल होता है, स्पाइरल मॉडल होता है, उसमें आपने देखा रहेगा कि हम लोगों ने कोई एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, हम लोगों ने रिक्वायरमेंट गैदर किए, फिर फिजिबिलिटी स्टडी किया, उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी के बाद डिज़ाइनिंग पे काम किया, अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस देखे, वो होने के बाद में कोडिंग किया, कोडिंग के बाद में टेस्ट किया, टेस्ट के बाद में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया क्लाइंट साइड पे, और इम्प्लीमेंट करने के बाद में वापस अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है या न्यू रिक्वायरमेंट्स हो वापस साइकिल चलेगा। बस तो इसी को इम्प्रूवमेंट बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग कंटिन्यूसली एक सॉफ्टवेयर को और बेटर 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 बनाने का ट्राई करते हैं। आपने ITSM जो है ये हम लोगों का SQA के साथ में बहुत ज़्यादा लिंक होता है। तो अगर हम लोग SQA अगर आपको समझ में आता है तो ITSM सिंपल होगा, और ITSM जितना ज़्यादा समझ में आएगा उतना SQA सिंपल हो जाएगा। तो दोनों सब्जेक्ट अगर हम लोग साथ में डिस्कस करते हैं ना तो आपके लिए और क्लैरिटी हो जाएगा कि कहाँ पे कौन से टॉपिक कैसे हम लोग लिंक करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, लो कॉस्ट IT ऑपरेशंस कैसे चलाएंगे, उसके ऊपर हाई रिटर्न्स ऑन IT इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और उसको मैं बहुत सारे, जैसे आप देखो गूगल है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और वो सबको प्रोवाइड कर रहा है, तो पब्लिकली हर कोई उसको कस्टमाइज वे में यूज़ कर सकता है।
बराबर है। ये सब एक पॉइंट्स रहेंगे। एबिलिटी टू एस्टेब्लिश वेल रिपीटेबल मैनेजेबल आईटी प्रोसेस कैसे काम करेंगे, एफिशिएंसी मेंटेन करो अपने आईटी सर्विस को और इम्प्रूव करते जाओ विद द हेल्प ऑफ हेल्प डेस्क। हम लोग टीम बनाएंगे, कस्टमर केयर बनाएंगे, कस्टमर के क्या फीडबैक क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम लोग टाइम टू टाइम काम करते जाएंगे। हर किसी का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर डिफाइन रहेंगे। वही आई मीन अब अगर देखेंगे तो यही बोल बचन पॉइंट्स है। बस इतना ही हम लोगों का यूनिट 1 है। तो आई होप ये सबको क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। चलिए बाय बाय।